बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ कॉपर टू सल्फेट CuSO4 यूजिंग प्लेटिनम इलेक्ट्रोड। बेटा कॉपर सल्फेट का एक्वा सोल्यूशन होगा, इसकी इलेक्ट्रोलाइसिस करवानी है, लेकिन शर्त क्या है? प्लेटिनम इलेक्ट्रोड इस्तेमाल करना है। बेटा आप लोगों ने इसके बाद फिर कॉपर टू सल्फेट की ही इलेक्ट्रोलाइसिस करवानी है, लेकिन वहां पर प्लेटिनम इलेक्ट्रोड नहीं, कॉपर इलेक्ट्रोड इस्तेमाल करना है। कॉपर सल्फेट का जो एक्वा सोल्यूशन होगा, बताएं उसमें कौन कौन से आयन होंगे? भाई उसमें कॉपर सल्फेट के आयन भी होंगे, और चूंकि एक्वा सोल्यूशन है ना, क्या मतलब वाटर के अंदर सोल्यूशन बनाया गया है, तो वाटर के भी आयन होंगे। CuSO4 सॉलिड फॉर्म में होता है ये। इसको जब पानी में डिसोल्व करेंगे तो Cu+2 और SO4-2 आयन बनेंगे। बेटा मुझे कैसे पता चला कि इस पर +2 और इस पर -2 चार्ज है? बेटा शुरू में ये जो आयन होता है ना, ये या तो H+ होता है, या अगर H+ ना हो तो फिर कोई मेटल होती है। तो आप बताएं ये मेटल है या H+ है? ये मेटल है। और मैंने आपको बताया था कि आपके कोर्स के लिहाज से 3 ऐसी मेटल्स हैं जिन पर +1 चार्ज होता है, 2 ऐसी मेटल हैं जिन पर +3 चार्ज होता है, उसके अलावा बाकी जितनी भी मेटल हैं उन सब पर +2 चार्ज होता है। अब +1 कौन कौन सी मेटल पर चार्ज होता है? सोडियम, पोटाशियम और सिल्वर Ag। सोडियम यानी Na+, पोटाशियम यानी K+, और सिल्वर यानी Ag+। इन 3 पर होता है +1 चार्ज। और बेटा Fe पर +3 और एल्यूमिनियम Al पर +3 चार्ज होता है। वैसे कहीं ना कहीं Fe पर +2 चार्ज भी होता है, लेकिन आपके कोर्स में ऐसा केस मेरे ख्याल में नहीं है। अगर कहीं होगा तो वहां पर फिर डिस्कस कर लेंगे इस बात को। तो आप जरा देखें, इस पर है +2 चार्ज। बेटा आप यहां पर नीचे नंबर नहीं लिखा हुआ, ना इसके ना इसके। इसके ये जो नंबर लिखा हुआ है ना, ये बेटा SO4 का अपना पार्ट है। देखिए कंप्लेक्स आयन है, 2 मुख्तलिफ किस्म के एटम से अगर कोई चीज बनी हो तो उनके साथ ये जो नंबर लिखा होता है, ये वाली इनकी तादाद नहीं होती। कंप्लेक्स आयन की तादाद इसके गिर्द ब्रैकेट लगाकर नीचे लिखते हैं। तो अब इसके साथ ब्रैकेट नहीं है, नहीं ब्रैकेट के साथ कोई नंबर लिखा हुआ है। ये जो ब्रैकेट है ना, ये तो स्टेट, सॉलिड स्टेट को शो कर रही है। तो बच्चों इसका मतलब ये है कि यहां पर दोनों का नंबर 1-1 है। अगर नंबर 1-1 हो तो इसका चार्ज और इसका चार्ज बराबर होगा, लेकिन पहले वाले का पॉजिटिव, दूसरे वाले का नेगेटिव। इस पर +2, इस पर -2। और बेटा अब ये दोनों आयन जो है ना, ये आयन होंगे एक्वस फॉर्म में, पानी के अंदर एक्वस फॉर्म में। ये कहलाएगा डिसोसिएशन ऑफ कॉपर सल्फेट। यहां पर ये कॉपर 2 का क्या मतलब है? मैंने लास्ट क्लास में भी आपको बताया था कि जब मेटल के नाम के बाद स्मॉल ब्रैकेट के अंदर रोमन के अंदर कोई नंबर आ जाए ना, तो वो उस मेटल का चार्ज होता है। जरा देखिए ये 2 है और कॉपर पर चार्ज कितना है? +2। बच्चों उसके अलावा पानी भी डिसोसिएट होगा, तो यहां पर क्या लिखेंगे? डिसोसिएशन ऑफ H2O। H2O की डिसोसिएशन, इसका अलग से क्वेश्चन भी आ जाता है। राइट द इक्वेशन फॉर द डिसोसिएशन, या सेल्फ आयोनाइजेशन भी इसे कहते हैं। H2O बेटा पानी किस फॉर्म में होता है? लिक्विड फॉर्म में। जब ये आयोनाइज होगा H+ और दूसरा OH नेगेटिव आयन बनेंगे, ये कहलाएगा एक्वस, और ये भी एक्वस होगा, पानी के अंदर आयन। बच्चों तो क्या लिखेंगे? कॉपर सल्फेट एक्वा सॉल्यूशन कंटेन Cu+2 and SO4-2 ions from copper sulfate and H+ and OH negative ion from water। वाटर से ये हासिल करता है। अब बच्चों यहां पर जो इलेक्ट्रोड होंगे वो तो लिखा हुआ है प्लेटिनम के इलेक्ट्रोड होंगे। बताएं एनोड पर कौन से आयन जाएंगे? ये जरा देखें ना, ये दोनों एनायन बन गए हैं। ये वाले दोनों एनायन हैं, ये वाले दोनों कैटायन हैं। तो भाई एनोड पर एनायन जाएंगे दोनों। कौन कौन से? SO4 और OH नेगेटिव आयन। लेकिन एनोड पर सिर्फ और सिर्फ OH नेगेटिव आयन की ऑक्सीडेशन होगी, ये वाटर और ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाएगा।
यहां पर रिएक्शन लिखेंगे एट एनोड। एनोड पर कौन सा रिएक्शन होगा, जरा देखें। OH नेगेटिव आयन जो एक्वस फॉर्म में था, ये इलेक्ट्रॉन देगा, और आपको पता है पिछली क्लास में आप लोग ये अच्छे तरीके से समझ चुके हैं कि क्या बनेगा, H2O और O2 गैस। इक्वेशन बैलेंस करने के लिए यहां फॉर और यहां 2 लगा देते हैं। तो ये देखें इसने इलेक्ट्रॉन दिया है, तो क्या मतलब क्या हो गई है, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन बच्चों, एनोड पर OH के साथ साथ SO4 भी गया था, लेकिन OH क्यों ऑक्सीडाइज हुआ, क्योंकि OH ज्यादा एक्टिव है किसके मुकाबले में, SO4 के मुकाबले में। तो यहां पर हम लोग क्या लिखेंगे, बोथ द एनायंस। कौन कौन से दोनों एनायन, SO4-2 एंड हाइड्रोक्साइड आयन मूव्स टूवर्ड, किस तरफ को बेटा ये जाते हैं, एनोड। एनायन है तो एनायन एनोड पर जाते हैं, बट ओनली हाइड्रोक्साइड आयन OH नेगेटिव आयंस आर ऑक्सीडाइज्ड इनटू ऑक्सीजन गैस। अब बच्चों कैथोड पर कौन सा आयन जाएगा, अब जरा देखें यहां पर 2 कैटायन हैं, दोनों कैथोड पर जाएंगे, लेकिन कॉपर आयन जो है ना वो रिड्यूस होगा कैथोड पर, हाइड्रोजन आयन रिड्यूस नहीं होगा यहां पर भी और अगले केस में भी, याद रखना। कॉपर अगर मौजूद हो तो फिर कॉपर 2+ आयन, जिसे हम लोग क्यूप्रिक आयन कहते हैं ना, वो रिड्यूस होता है, H+ आयन रिड्यूस नहीं होता। तो कैथोड पर कौन सा रिएक्शन होगा, यहां पर क्या लिखेंगे, एट कैथोड। कैथोड पर बेटा कौन सा रिएक्शन होगा, Cu+2 आयन एक्वस फॉर्म में था। अब इस पर +2 चार्ज है, क्या मतलब 2 इलेक्ट्रॉन कम है, तो ये इलेक्ट्रोड से यानी कैथोड से 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, और कॉपर सॉलिड में, ये अब कॉपर के ऊपर जब चार्ज खत्म हो जाता है ना, तो ये कॉपर सॉलिड बन जाता है, कॉपर सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। आप जरा देखें, कॉपर इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, इलेक्ट्रॉन गेन करना क्या कहलाता है, रिडक्शन। तो हम लोग कहेंगे कैथोड पर क्या हो रही है, रिडक्शन, और कैथोड पर हमेशा रिडक्शन होती है, चाहे वो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हो, गैल्वानिक सेल हो। कैथोड पर चार्ज चेंज हो जाता है इलेक्ट्रोलाइटिक और गैल्वानिक सेल में, लेकिन प्रोसेस रिडक्शन ही होता है। एनोड पर हमेशा ऑक्सीडेशन होती है। लेकिन बेटा मैंने आपको बताया था कि एक ही प्रोसेस के दौरान जब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो रही होती है तो उसके लिए एक शर्त है, दोनों में इलेक्ट्रॉन की तादाद बराबर होनी चाहिए। इसमें 4 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 2 हैं, तो इधर भी 4 करने हैं, तो क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो फिर सिर्फ इसको 2 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो क्या लिखेंगे, जरा देखें यहां पर 2, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4, और इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये तो हो गए रिएक्शन। अब यहां पर ना तीसरे नंबर पर सारे का सारा यही लिख देंगे, लेकिन सिर्फ क्या लिखेंगे, बोथ द कैटायंस, एनायनिक कैटायंस। कौन कौन से कैटायन, Cu+2 एंड H+ मूव्स टुवर्ड एनोड नहीं कैथोड, बट ओनली Cu+2 आयंस आर रिड्यूस्ड इनटू Cu मेटल। कॉपर सॉलिड फॉर्म में मेटल की शक्ल में होती है। तो यहां पर हम लोग क्या लिखेंगे, बोथ द कैटायंस, कौन से दोनों कैटायन, Cu+2 एंड H+ मूव्स टुवर्ड्स कैथोड, बट ओनली Cu+2 ions are reduced into Cu metal. इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ कॉपर 2 सल्फेट यूजिंग कॉपर इलेक्ट्रोड्स। अब बेटा ये आप लोग 7वीं दफा इलेक्ट्रोलाइसिस पढ़ चुके हैं, तो इतना तो आप लोगों को आप समझ में आ गया होगा कि जब इतनी दफा इलेक्ट्रोलाइसिस का प्रोसेस गिवन है ना, तो इनमें से एक लाजमी तौर पर बोर्ड के एग्जाम में आएगा। 7 तो ये हैं, इसके बाद बेटा आप लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोप्लेटिंग।
3 दफा इलेक्ट्रोप्लेटिंग पढ़नी है और तीनों बिल्कुल इसी तरीके से इलेक्ट्रोलाइसिस की तरह ही है, वो भी इलेक्ट्रोलाइसिस ही है। तो एक तो कम से कम इनमें से लाजमी बोर्ड के एग्जाम में आएगा, तो इसको अच्छे तरीके से क्लियर कर लें, अच्छे तरीके से समझ लें। बच्चों कॉपर 2 सल्फेट की इलेक्ट्रोलाइसिस करनी है, कॉपर 2 सल्फेट यानी CuSO4 का एक्वस सॉल्यूशन बनाना है, फिर उसकी इलेक्ट्रोलाइसिस करनी है। लेकिन शर्त क्या है, इलेक्ट्रोड कौन सा इस्तेमाल करना है, कॉपर का। अच्छा बच्चों ये प्रोसेस पता है कहां पर होता है, इंडस्ट्री में। वैसे ये जितने भी प्रोसेस हम लोगों ने पढ़े हैं इंडस्ट्री में होते हैं या फिर लैब में बहुत थोड़े पैमाने पर होते हैं रिसर्च के लिए सिर्फ। अब ये क्यों इस्तेमाल होता है बेटा, कॉपर की रिफाइनिंग के लिए, कॉपर की प्यूरिफिकेशन के लिए। जब कॉपर की मेटलर्जी होती है तो उस दौरान जो कॉपर हासिल होता है ना, उसके अंदर काफी सारी इंप्योरिटीज होती हैं। कौन कौन सी इंप्योरिटीज होती हैं बेटा उसके अंदर जिंक होता है, उसके अंदर सिल्वर होता है, गोल्ड होता है, आयरन होता है। ये 4 इंप्योरिटीज याद रखनी है, मैं यहां पर लिख भी दूं। अब बेटा उस कॉपर को प्योर करने के लिए ये वाला प्रोसेस किया जाता है, और इस प्रोसेस में जो इंपॉर्टेंट चीज आप लोगों ने समझनी है वो है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बेटा ये हमारे पास हो गया एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के आपको पता है 3 पार्ट होते हैं। कौन कौन से 3 पार्ट, एक तो वेसल, ये वेसल है बर्तन, इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट होता है या तो पिघली हालत में या सॉल्यूशन की फॉर्म में। यहां इलेक्ट्रोलाइट कौन सा है, कॉपर सल्फेट, तो इसके अंदर ये बेटा होगा कॉपर सल्फेट। ये कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है। कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में आपको पता है कौन से आयन होंगे, कॉपर सल्फेट आयोनाइज हो जाएगा। चलें यहां पर अब आप काफी दफा समझ चुके हैं तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, Cu+2 आयन होंगे, और कौन से आयन होंगे, SO4-2 आयन होंगे, काफी सारे होंगे। पानी के भी आयन होंगे H+ और OH नेगेटिव आयन। बेटा इसके अंदर ना थोड़ा सा H2SO4 भी डाल देते हैं, बिल्कुल थोड़ा सा H2SO4। अच्छा इससे पहले जो हम लोगों ने कॉपर 2 सल्फेट की इलेक्ट्रोलाइसिस की थी ना, प्लेटिनम इलेक्ट्रोड को इस्तेमाल करते हैं, वहां पर भी थोड़ा सा H2SO4 डाल देते हैं। H2SO4 क्यों डालते हैं, वजह ये होती है कि यहां पर ये जो कॉपर सल्फेट है ना, इसकी हाइड्रोलाइसिस होना शुरू हो जाती है। हाइड्रोलाइसिस क्या मतलब है, ये जो कॉपर आयन है ना, ये OH आयन के साथ CuOH2 बना देता है, और ये फिर नीचे बैठना शुरू कर देता है, जेल की तरह का ना मटेरियल, जेली की तरह मटेरियल बनाकर या नीचे बैठना शुरू कर, प्रिसिपिटेट इसे कहते हैं, बनाना शुरू कर देता है। तो इस प्रिसिपिटेशन को, इस हाइड्रोलाइसिस को रोकने के लिए ना थोड़ा सा कौन सी चीज डाल दी जाती है, H2SO4। H2SO4 जब थोड़ा सा डाल देते हैं तो वो फिर ये वाला रिएक्शन नहीं होने देता, ये वाला कंपाउंड नहीं बनने देता, कॉपर आयन फिर सॉल्यूशन के अंदर मौजूद रहते हैं। अब बच्चों जो कॉपर होता है ना इम्प्योर, उसे कहते हैं ब्लिस्टर कॉपर। ब्लिस्टर कॉपर, इम्प्योर कॉपर, उसका बना दिया जाता है एनोड, और वो काफी चौड़ा मोटा ब्लॉक जब बाहर होता है, काफी बड़ा सा। अब देखें इंडस्ट्री के अंदर इतना सा टैंक तो नहीं होता ना, इंडस्ट्री के अंदर पूरे को पूरे जितना कमरा होता है इससे भी बड़े बड़े टैंक होते हैं। तो जनाब यहां पर ये ब्लिस्टर कॉपर का इलेक्ट्रोड बना दिया, पूरे का पूरा इसके अंदर डिप किया होता है इलेक्ट्रोड ऑफ ब्लिस्टर कॉपर। और प्योर कॉपर का ना एक बार एक राड होता है पतला सा, वो यहां पर कैथोड के तौर पर काम कर रहा होता है। ये हो गया कौन सी चीज बेटा, एनोड। किस चीज का बना हुआ है, इम्प्योर कॉपर, या इसे आप लोग कहते हैं ब्लिस्टर कॉपर। ब्लिस्टर कॉपर कौन सा कॉपर होता है, इम्प्योर कॉपर, जिसके अंदर इंप्योरिटीज होती हैं, इम्प्योर कॉपर। और ये कैथोड है कौन सा, प्योर कॉपर का, प्योर कॉपर का। ठीक है जी, इनको आप बैटरी के साथ जोड़ देंगे, बैटरी के साथ जोड़ देंगे। इस पर कौन सा चार्ज होगा, पॉजिटिव, इस पर कौन सा चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। अब बेटा यहां पर थोड़ा सा गौर करें, ये जो लिक्विड है ना, ये जो पानी है, इसके अंदर कॉपर 2 सूरतों में मौजूद है। एक तो ये कॉपर आयन है जो एक्वस फॉर्म में है, आयन को हमेशा हम क्या लिखते हैं, एक्वस फॉर्म, Cu+2 एक्वस फॉर्म में। और एक ये वाला कॉपर और ये वाला कॉपर है जो सॉलिड फॉर्म में है, ये क्या कहलाएगा, Cu सॉलिड फॉर्म में, जब इस पर कोई चार्ज नहीं होता सॉलिड फॉर्म में होता है, Cu सॉलिड फॉर्म में, यानी दूसरे एटम के साथ जुड़ा हुआ है। बेटा एक ही मीडियम में ना कोई भी चीज अगर 2 स्टेट्स में हो तो दोनों स्टेट बराबर स्टेबल नहीं होती, एक ज्यादा स्टेबल होती है और एक कम स्टेबल होती है। हर चीज की क्या ख्वाहिश होती है कि वो कम स्टेबिलिटी से ज्यादा स्टेबिलिटी की तरफ जाए, हर चीज अपने आप को स्टेबल करने की कोशिश करती है।
तो बेटा अगर पानी के अंदर कॉपर सॉलिड फॉर्म में भी हो और कॉपर +2 की शक्ल में भी हो, तो बेटा पानी के अंदर कॉपर +2 की शक्ल में ज्यादा स्टेबल होता है, सॉलिड फॉर्म में कम स्टेबल होता है। यानी ये यहां पर लेस स्टेबल होगा, ये ज्यादा स्टेबल होगा। अब इसकी ख्वाहिश ये है कि ये इसमें कन्वर्ट हो जाए। क्या करे? इसमें कन्वर्ट हो जाए। लेकिन कैसे कन्वर्ट हो सकता है भाई? इस पर तो कोई चार्ज नहीं है, इस पर +2 चार्ज है। अब इस पर चार्ज आएगा तो ये इसमें कन्वर्ट होगा। चार्ज कैसे आता है? प्लस चार्ज कैसे आता है? जब ये इलेक्ट्रॉन दे देगा। तो बेटा अब ये कितने इलेक्ट्रॉन देगा ताकि इस पर +2 चार्ज? 2 इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन देगा तो एरो के बाद लिखेंगे 2 इलेक्ट्रॉन। बच्चों जरा देखें, अब ये क्या करेगा? ये वाला जो कॉपर है ना, ये वाला कॉपर, यहां पर जो कॉपर के एटम है वो अपने इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रोड को देते जाएंगे। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोड से आगे इलेक्ट्रॉन किधर जाते जाएंगे? बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ ना। ये बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ जुड़ा हुआ है, तो बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल पॉजिटिव है ना, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। तो यहां से ये वाले इलेक्ट्रॉन इधर चले जाएंगे, इधर। तो ये अपने इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा। कितने? 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा। वो इलेक्ट्रॉन इधर चले जाएंगे। जब ये 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा, कॉपर आयन में कन्वर्ट हो जाएगा। कॉपर आयन अब सॉलिड फॉर्म में नहीं रहेंगे, पानी के अंदर आते जाएंगे। यानी यहां पर Cu+2 एक्वस फॉर्म में आते जाएंगे। इसके जितने भी एटम होंगे वो अपने 2-2 इलेक्ट्रॉन देकर आयन में कन्वर्ट होकर पानी में गिरते जाएंगे, पानी के अंदर आते जाएंगे। तो बच्चों जरा देखें, मुझे बताएं, इस इलेक्ट्रोड के एटम तो पानी के अंदर गिरते जा रहे हैं आयन की शक्ल में, तो ये इलेक्ट्रोड क्या रहेगा? इसी तरह रहेगा? नहीं, ये इलेक्ट्रोड अब कम होना शुरू हो जाएगा। यानी इस इलेक्ट्रोड की शक्ल में यहाँ पर बनाना शुरू कर देता हूँ, बना देता हूँ। यानी ये इस तरह होना शुरू हो जाएगा, इलेक्ट्रोड कम होना शुरू हो जाएगा। लेकिन आयन सिर्फ इसके बनेंगे। इसके अंदर जो दूसरी इंप्योरिटीज है ना, कौन कौन सी दूसरी इंप्योरिटीज हैं? इसके अंदर था जिंक, इसके अंदर था सिल्वर, गोल्ड और आयरन। वो आयन में कन्वर्ट नहीं होंगे, वो भी नीचे गिरते जाएंगे। जब ये हटते जाएंगे तो वो भी जो जो एटम होंगे नीचे गिरते जाएंगे, लेकिन वो आयन में कन्वर्ट नहीं होंगे। क्यों आयन में कन्वर्ट नहीं होंगे? क्योंकि यहां पर पोटेंशियल, यहां पर वोल्टेज इतनी दी है जिस पर सिर्फ कॉपर इलेक्ट्रॉन दे सकता है। इलेक्ट्रॉन देना क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन। जिस पर सिर्फ कॉपर की ऑक्सीडेशन हो सकती है। हर मेटल का अपना अलग अलग ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है ना, तो बाकी मेटल इस पोटेंशियल पर, इस वोल्टेज पर ऑक्सीडाइज नहीं हो सकेंगे, वो नीचे गिरते जाएंगे। अब ये वाले जो कॉपर आयन जहां नीचे गिर रहे हैं और पहले से जो मौजूद हैं, ये किस तरफ को जाएंगे? ये बेटा इस पर कौन सा चार्ज है? नेगेटिव ना, ये नेगेटिव के साथ जुड़ा हुआ है, इस पर नेगेटिव चार्ज है, तो ये यहां पर जाते जाएंगे। ये जितने भी कॉपर आयन बन रहे हैं ना, ये यहां जाते जाएंगे। H+ भी वहां जाएंगे, लेकिन H+ वहां पर रिएक्शन नहीं करेंगे। तो फिर वहां पर रिएक्शन क्या करेंगे? ये Cu पर +2 चार्ज है। क्यों +2 चार्ज है? 2 इलेक्ट्रॉन कम है। इसकी ख्वाहिश है कि इसको कहीं से इलेक्ट्रॉन मिल जाए। और इस पर नेगेटिव चार्ज है, क्या मतलब? इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। इसकी ख्वाहिश है कि कोई इलेक्ट्रॉन ले ले। ये इलेक्ट्रॉन देना चाहता है, ये लेना चाहता है। ये जब इसके साथ यहां पर जाकर अटैच होगा ना, इसके साथ, तो ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा। तो इसका जो +2 चार्ज है वो क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। तो रिएक्शन कौन सा होगा? रिएक्शन बच्चों ये होगा Cu+2, जो एक्वस फॉर्म में थे ना, एक्वस फॉर्म में उन्होंने 2 इलेक्ट्रॉन कैथोड से हासिल किए और Cu सॉलिड में कन्वर्ट होना शुरू हो गए। आप जरा देखें, यहां पर कॉपर के आयन सॉलिड में कन्वर्ट होते जाएंगे। जब सॉलिड में कन्वर्ट होंगे ना, तो कॉपर जब सॉलिड फॉर्म में होता है तो वो किसी सॉलिड स्पॉट के साथ अटैच होना शुरू हो जाता है। तो यहां पर कॉपर अटैच होना शुरू हो जाएगा। तो यहां पर इसका साइज बढ़ना शुरू हो जाएगा, इस कॉपर का साइज बढ़ना शुरू हो जाएगा। यानी यहां से कॉपर सारे का सारा यहां पर आना शुरू हो जाएगा। लेकिन फर्क क्या होगा? यहां पर इसके अंदर इंप्योरिटीज भी थी, जब ये यहां पर गया तो इंप्योरिटीज यहां पर नीचे गिरती गई, इसे कहते हैं मैट। और बेटा सिर्फ कॉपर कैन यहां पर गया तो यहां पर जो कॉपर बनेगा वो क्या होगा? खालिस कॉपर होगा। कॉपर की क्या हो जाएगी? प्यूरिफिकेशन हो जाएगी। चलें बताएं शाबाश, ये वाला रिएक्शन कहां पर हुआ है? एनोड पर। तो क्या लिखेंगे? एट एनोड। और ये वाला जो एनोड पर रिएक्शन हुआ, इलेक्ट्रॉन दिए हैं, तो क्या हुई है? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन हुई है। अब ये वाला प्रोसेस कहां पर हुआ है? Cu+2 आयन गए यहां पर, कहां पर? कैथोड पर। तो क्या लिखेंगे? एट कैथोड। इन्होंने बेटा क्या काम किया है? इलेक्ट्रॉन लिए हैं, तो क्या कहलाएगी? रिडक्शन। तो यहां पर रिडक्शन हुई है। अब ये जो कॉपर सॉलिड था, ये क्या था? इम्प्योर, इम्प्योर कॉपर था।
इम्प्योर कॉपर। और ये वाला जो कॉपर सॉलिड यहां पर बन रहा है ये क्या कहलाएगा? प्योर कॉपर। बेटा इसकी जो प्योरिटी होती है ना 99.5% होती है, 99.5%। अगर इससे कम इम्प्योर होगा यानी ये वाला कॉपर, ये फिर आप बिजली की तारें या बिजली के सामान में इस्तेमाल नहीं कर सकते। बच्चों ये सारे का सारा प्रोसेस क्या था? इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ कॉपर टू सल्फेट यूजिंग कॉपर इलेक्ट्रोड। या बेटा ये भी पूछा जा सकता है एक्सप्लेन द रिफाइनिंग ऑफ कॉपर या एक्सप्लेन द प्यूरिफिकेशन ऑफ कॉपर। ये रहे बेटा इस टॉपिक के नोट्स, आप लोग इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ हैलाइड कंपाउंड्स। बेटा हैलाइड कंपाउंड कौन से होते हैं? हैलोजन होते हैं ना, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टाटीन। तो इनके जो आयन होते हैं, वैसे अगर फ्लोरीन बेटा अलग होगी ना तो इसको हम लोग लिखेंगे F2, ये गैस की शक्ल में होगी। क्लोरीन को हम लोग लिखते हैं Cl2, ये भी गैस की शक्ल में होती है। ब्रोमीन को हम लोग लिखते हैं Br2, ये लिक्विड होता है। बेटा पूरे पीरियोडिक टेबल में सिर्फ दो एलिमेंट हैं जो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड फॉर्म में होते हैं, एक ब्रोमीन और दूसरा मरकरी, जिसकी सिंबल है Hg। मरकरी मेटल है और ब्रोमीन नॉन मेटल है। अच्छा इसी तरीके से आयोडीन और एस्टाटीन। बेटा जब इनके आयन बनते हैं ना तो आयन के साथ जहां नीचे 2 नहीं लिखते। और बताएं इनके आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? हैलोजन ग्रुप 17 के एलिमेंट हैं तो इनके आखिरी शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। आखिरी शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है तो ये क्या करेंगे? स्टेबल कैसे होंगे? ऑक्टेट कंप्लीट करना है ना, तो एक इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे तो इन पर कौन सा चार्ज आ जाएगा? -1। ये फ्लोरीन गैस है, ये फ्लोराइड आयन है, ये हैलोजन है, ये हैलाइड आयन है। लफ देख रहे हैं ना, हैलाइड। इसी तरीके से देखें क्लोरीन का ये क्लोराइड आयन, ये भी एक हैलाइड आयन है। ब्रोमीन का ब्रोमाइड आयन, आयोडीन का आयोडाइड आयन और एस्टेटीन का एस्टिटाइड आयन, ये सारे आयन कहलाते हैं हैलाइड आयन। अब बेटा जितने भी आयनिक कंपाउंड होते हैं आपको पता है उनमें 2 आयन होते हैं, पहले वाला पॉजिटिव और दूसरे वाला नेगेटिव। बेटा कोई ऐसा कंपाउंड जिसमें जो बाद में नेगेटिव आयन है वो इनमें से कोई एक हो ना तो वो कंपाउंड कहलाते हैं हैलाइड कंपाउंड्स। हैलाइड कंपाउंड्स, हैलाइड कंपाउंड कौन से होते हैं? वो कंपाउंड जिनमें हैलाइड आयन पाए जाते हैं। जरा देखें जैसे NaF सोडियम फ्लोराइड, NaCl, NaBr, NaI, NaAt। इसी तरीके जरा देखें Ki पोटाशियम आयोडाइड, KCl, NaICaCl2, AlCl3, FeCl3, FeBr3, ये सारे के सारे क्या हैं? हैलाइड कंपाउंड्स हैं। हैलाइड्स भी नहीं कहते हैं और हैलाइड कंपाउंड्स भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये सारे के सारे कंपाउंड हैं। कंपाउंड कौन सी चीज होती है? जो 2 या 2 से ज्यादा मुख्तलिफ किस्म के एटम से बना होता है। आप जरा देखें ये 2 मुख्तलिफ किस्म के एटम, सोडियम और फ्लोरीन, पोटाशियम और आयोडीन, पोटाशियम और क्लोराइड, सोडियम और आयोडीन, कैल्शियम क्लोरीन और एल्यूमिनियम और क्लोरीन, आयरन और क्लोरीन, आयरन और ब्रोमीन। तो ये सारे के सारे जरा देखिए ना कंपाउंड है। और इन कंपाउंड में जो नेगेटिव आयन है, हर कंपाउंड में 2 आयन होते हैं ना, ये पहले वाला पॉजिटिव, दूसरे वाला नेगेटिव। तो जो नेगेटिव आयन है वो कौन सा? हैलाइड आयन है। तो ये वाले कंपाउंड क्या कहलाते हैं? हैलाइड कंपाउंड। इनके अलावा और भी बहुत सारे हैं। अब बेटा अगर इनकी इलेक्ट्रोलाइसिस करनी है तो भाई इलेक्ट्रोलाइसिस किस तरीके से करवाएंगे? या तो इन्हें मेल्ट करवा कर करवाएंगे। अब अगर मेल्ट करवाएंगे तो फिर तो कंफर्म है ना, अगर आप इसकी इलेक्ट्रोलाइसिस करवाते हैं पोटाशियम आयोडाइड की, Ki की, तो वहां पर तो सिर्फ और सिर्फ कौन से आयन होंगे? K पॉजिटिव और I नेगेटिव। ये कैटायन है और ये कौन सा है? एनायन है। तो कैटायन कहां जाएगा? कैथोड पर। कैथोड पर साल्ट का कैटायन जाएगा, रिड्यूस होगा और पोटाशियम मेटल यानी के में कन्वर्ट हो जाएगा। एनोड पर साल्ट का ही एनायन जाएगा, साल्ट का ही एनायन। और बेटा एनायन है ना, एनायन आपको पता है एनोड पर जाता है। एनायन से एनोड, कैटायन से कैथोड, एनायन जाएगा। और आपको पता है एनायन एनोड पर कौन सा प्रोसेस होता है? ऑक्सीडेशन। तो ये ऑक्सीडाइज होगा और आयोडीन में कन्वर्ट हो जाएगा, I2 में। आयोडीन वैसे सॉलिड फॉर्म में होता है तो I2 में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी क्या होगा? एनोड पर
हैलोजन बनेगी और कैथोड पर उससे पहले जो मेटल होगी वो बन जाएगी। मोल्टन फॉर्म की बात करें अगर पिघलाएंगे, क्योंकि जब पिघलाएंगे तो इन दो आयन के अलावा और कोई आयन नहीं होगा। लेकिन बेटा अगर आप इनके एक्वस सॉल्यूशन की इलेक्ट्रोलाइसिस करवाते हैं तो एक्वस सॉल्यूशन में मसला क्या होता है भाई, एक्वस सॉल्यूशन के अंदर एक तो इन कंपाउंड के भी आयन होंगे, जिस कंपाउंड को आप पानी में डिसोल्व करेंगे उसके आयन होंगे। जैसे अगर आप इसको पानी में डिसोल्व करेंगे तो पानी के अंदर के प्लस और आई नेगेटिव ये आयन भी होंगे, और साथ साथ पानी के आयन भी होते हैं H प्लस और OH नेगेटिव। अब वहां पर दो कैटायन दो एनायन हो जाते हैं, तो वहां पर मसला पैदा होता है कि कैथोड पर कौन सा कैटायन रिड्यूस होगा और उसकी रिडक्शन से कौन सी चीज बनेगी, और एनोड पर कौन सा एनायन ऑक्सीडाइज होगा और कौन सा प्रोडक्ट बनेगा। तो बेटा एक बात तो याद रखें, जब हैलाइड कंपाउंड होते हैं ना, कैथोड पर H प्लस आयन जो पानी से बनेगा ना वो रिड्यूस होगा, हाइड्रोजन गैस बनाएगा। लेकिन एनोड पर क्या होगा, एनोड पर बेटा अगर सॉल्यूशन होगा कंसंट्रेटेड तो हैलाइड आयन, साल्ट का जो हैलाइड आयन होगा ना वो ऑक्सीडाइज होकर हैलोजन में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन अगर सॉल्यूशन होगा डाइल्यूट तो वहां पर पानी के OH नेगेटिव आयन ज्यादा होंगे, तो फिर OH नेगेटिव आयन ऑक्सीडाइज होकर ऑक्सीजन गैस बना देंगे एनोड पर। और यही बातें यहां पर हम लोगों ने लिखनी है। सबसे पहले तो हम लोग लिखेंगे हैलाइड कंपाउंड्स कौन से होते हैं। हैलाइड कंपाउंड्स, कंपाउंड्स कंटेनिंग हैलाइड आयन। अब उन कंपाउंड की आप एग्जांपल कुछ भी लिख सकते हैं, NaCl, NaI, Ki, KBr और भी बहुत सारी हैं, मैंने आपके सामने लिख भी दी हैं, ये देख रहे हैं। अच्छा अब बेटा जब इनके एक्वस सॉल्यूशन की इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं तो कैथोड और एनोड पर जो प्रोडक्ट बनते हैं, प्रोडक्ट यानी जो बनते हैं वो किस चीज पर डिपेंड करते हैं कि सॉल्यूशन डाइल्यूट है या कंसंट्रेटेड है। प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड during the electrolysis of their aqueous solutions। बेटा किस पर डिपेंड करते हैं, डिपेंड्स whether the solution is dilute और कौन सा है कंसंट्रेट। तो बेटा अगर डाइल्यूट सॉल्यूशन होगा इलेक्ट्रोलाइसिस डाइल्यूट एक्वस सॉल्यूशन ऑफ हैलाइड कंपाउंड। अब यहां पर पूरी डिटेल नहीं बतानी आपने कि किस तरह प्रोसेस होता है, बस ये बताना है कैथोड पर क्या बनता है, एनोड पर क्या बनता है। एट एनोड, एट कैथोड अगर सॉल्यूशन होगा ना तो सॉल्यूशन में जरा देखें ना होंगे कौन कौन से हैं। अब पानी के आयन भी होंगे यानी वाटर के आयन भी होंगे, H2O के जो आयन होंगे कौन से होंगे, H प्लस और OH नेगेटिव। और बेटा साल्ट के भी आयन होंगे, जैसे सपोज कर लें कि साल्ट कौन सा है, NaCl है, आप इसकी जगह MX भी लिख सकते हैं, M और X, और जब ये पानी में जाएगा तो अपने आयन में डिसोसिएट हो जाएगा, कौन से, Na प्लस और Cl नेगेटिव आयन बनेंगे। अब बच्चों सॉल्यूशन कौन सा है, डाइल्यूट, डाइल्यूट सॉल्यूशन है। डाइल्यूट सॉल्यूशन का क्या मतलब है, ये बहुत थोड़ी मिकदार में है, तो कौन से आयन ज्यादा है, ये वाले आयन कैटायन और ये वाला एनायन ज्यादा है, तो एनोड पर ये वाला एनायन जाएगा। और आपने पढ़ा था लास्ट क्लास में जब OH नेगेटिव एनोड पर जाता है ना तो ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस होती है और वाटर प्रोड्यूस करता है, तो जो मेन प्रोडक्ट है वो कौन सा है, ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाता है। तो क्या लिखेंगे, O2 ऑक्सीजन गैस is produced by the oxidation। भाई एनोड पर ऑक्सीडेशन होती है ना एनायन की, ऑक्सीडेशन ऑफ OH नेगेटिव आयन ऑफ वाटर। दिस इज बिकॉज OH नेगेटिव आयंस compete हैलाइड आयन, हैलाइड आयंस। अब बच्चों कैथोड पर क्या होगा, कैथोड पर H प्लस की रिडक्शन होगी और हाइड्रोजन गैस बन जाएगी, H2 गैस इज प्रोड्यूस्ड
बाय रिडक्शन ऑफ H plus ions of water. This is because, यही सेंटेंस सारा लिख दिया, this is because H plus ion compete M plus ion of salt. बेटा ये जो पॉजिटिव आयन है ना, इसको हम M प्लस कहेंगे। M प्लस क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये मेटल का आयन होता है और उस पर प्लस चार्ज होता है ना, तो आप सिर्फ Na नहीं लिख सकते। वजह ये है कि ये देख रहे हैं ना, सारे के सारे ये जो पॉजिटिव आयन है ये चेंज होते जा रहे हैं, तो हम सिर्फ Na लिख देंगे तो वो फिर स्पेसिफिक हो जाएगा सिर्फ Na के लिए। अब बच्चों इसकी एक एग्जाम्पल देनी है हम लोगों ने। एग्जाम्पल है इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ डाइल्यूट NaCl सॉल्यूशन। तो यहां पर सिर्फ ये लिखना है कि एनोड पर क्या बनेगा, कैथोड पर क्या बनेगा। एट एनोड, एट कैथोड। तो बेटा एनोड पर क्या बनेगा, जरा चलें बता दें, शाबाश। एनोड पर कौन सा एनायन, कौन सा Cl नेगेटिव आयन नहीं, OH नेगेटिव आयन, यानी ऑक्सीजन बनेगी। OH नेगेटिव आयन जाएगा तो ऑक्सीजन बनेगी। O2 गैस इज प्रोड्यूस्ड, अभी पढ़ा है ना, जरा देखें। ऑक्सीजन गैस बनती है अगर डाइल्यूट सॉल्यूशन हो, तो डाइल्यूट एक्वस सॉल्यूशन हो। और बताएं कैथोड पर, कैथोड पर क्या बनेगी, H2 गैस, H2 गैस इज प्रोड्यूस्ड। अच्छा अब बच्चों अगर सॉल्यूशन हो डाइल्यूट नहीं कंसंट्रेटेड, तो यहां पर क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ कंसंट्रेटेड एक्वस solution of halide compounds। बच्चों आप जरा देखें, जब कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन होंगे ना, तो दो एनायन है, OH नेगेटिव आयन और Cl नेगेटिव आयन, तो अब ये तादाद में काफी सारे ज्यादा होंगे, हैलाइड आयन ज्यादा होंगे और ये एक्टिव भी ज्यादा है OH की निस्बत ना। तो अगर तादाद में ये ज्यादा होंगे तो फिर ये क्या होंगे, ऑक्सीडाइज होंगे, Cl नेगेटिव। अब बताएं Cl नेगेटिव जब ऑक्सीडाइज होगा तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, जाहिर सी बात है क्लोरीन में कन्वर्ट हो जाएगा, क्लोरीन गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। Cl2 नहीं, हेलोजन, हेलोजन इज प्रोड्यूस्ड। हेलोजन गैस की नहीं लिखेंगे क्योंकि सारी हेलोजन गैस की शक्ल में नहीं होती, जैसे ब्रोमीन लिक्विड होती है, आयोडीन और एस्टेटीन सॉलिड होते हैं, फ्लोरीन क्लोरीन गैस की शक्ल में होते हैं। यहां पर क्या लिखेंगे, हेलोजन इज प्रोड्यूस्ड बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ हैलाइड आयंस। आप वाटर नहीं लिखेंगे, हैलाइड आयंस, बिकॉज हैलाइड्स आयन आर मोर इन क्वांटिटी या मोर इन कंसंट्रेशन। और उसके बाद बेटा कैथोड पर तो क्या बनेगी, यही हाइड्रोजन गैस बनेगी। क्या मतलब, कैथोड पर यही H प्लस आयन चाहे कम मिकदार में हो ज्यादा मिकदार में हो, मेटल के मुकाबले में ये क्या होता है, रिड्यूस होता है और हाइड्रोजन गैस बनाता है। तो क्या लिखेंगे, एट कैथोड हैलोजन इज प्रोड्यूस्ड बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ हैलाइड आयन बिकॉज दे आर मोर इन कंसंट्रेशन, तादाद में ये ज्यादा होता है। ठीक है जी। अब क्या लिखेंगे, एट कैथोड, कैथोड पर सारे का सारा ये लिख देना है, H2 गैस इज प्रोड्यूस्ड बाय रिडक्शन ऑफ H plus ions because they are more active, because they are more active than M plus of salts। हैलाइड के जो कंपाउंड होते हैं वो साल्ट्स होते हैं। अच्छा अब बच्चों इसकी समरी लिख देनी है, यहां पर हम लोग समरी लिख देनी है, और समरी में सिर्फ ये लिखना है कि एनोड पर क्या बनता है, कैथोड पर क्या बनता है। तो यहां पर मैं लिखूंगा एट एनोड, और यहां पर क्या लिखूंगा, एट कैथोड। एनोड पर अगर कौन सा सॉल्यूशन होगा, डाइल्यूट सॉल्यूशन, और दूसरा कौन सा सॉल्यूशन होगा, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, और इसमें भी डाइल्यूट सॉल्यूशन और कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। बेटा एनोड पर अगर डाइल्यूट सॉल्यूशन हो, ये देखिए ना डाइल्यूट सॉल्यूशन, एनोड पर क्या बन रहा है, ऑक्सीजन गैस, तो क्या लिखेंगे, O2 इज प्रोड्यूस्ड, या सिर्फ आप लिख दें O2
और अगर कंसंट्रेटेड एक्वस सॉल्यूशन, तो एनोड पर क्या बनता है, हैलोजन इज प्रोड्यूस्ड। अच्छा, अब कैथोड पर देखते हैं। अगर डाइल्यूट सॉल्यूशन हो, कैथोड पर हाइड्रोजन गैस, और अगर कंसंट्रेटेड हो तब भी कैथोड पर, ये देखिए ना, कैथोड पर हाइड्रोजन गैस, तो क्या लिखेंगे, H2 गैस इज प्रोड्यूस्ड, और H2 गैस इज प्रोड्यूस्ड। या आप लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं, एक ही दफा लिख दें, एट कैथोड, नीचे ये डाइल्यूट एक्वस लिखी नहीं, हाइड्रोजन गैस H2 गैस इज प्रोड्यूस्ड फॉर बोथ डाइल्यूट एंड कंसंट्रेटेड एक्वस सॉल्यूशन ऑफ हैलाइड कंपाउंड्स, ये लिख दें जो आपका दिल करता है। बेटा ये रहे इस टॉपिक के नोट्स, आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अल्लाह हाफिज।